वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन और जो मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तीन मेन कंपोनेंट्स जो आपके सिलेबस में हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है इंडिया गवर्नमेंट ने 1991 में, तो ये सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, मोस्ट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज, इनको प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइज का मतलब हो गया कि जो अपना कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट पर्सन के हवाले कर दिया। द टर्म प्राइवेटाइजेशन यूज्ड इन टू सेंसेस। प्राइवेटाइजेशन को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नैरो सेंस अगर हम ले लेते हैं, मीन्स इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गया गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। पब्लिक जहाँ पे आएगा मीन्स गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो ये नैरो कंसेप्ट है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनका ओनरशिप किसके हवाले कर देनी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हवाले। और ब्रॉडर सेंस में हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। कि प्राइवेट सेक्टर को जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर्स का, वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना है, प्राइवेट पर्सनस के हवाले कर देना है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी कि हमारी इकॉनमी जो है काफ़ी डाउन हो गई थी। हमारी मकानी इकॉनमी जो घाटे में चल रही थी, जो पुरानी इकॉनमी थी, हमारा सिस्टम जो था, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज जो है, प्रोडक्शन हाउसेज जो है, वो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक चलाती थी, गवर्नमेंट चलाती थी। जो देखने में तो इस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1956 में, शुरू में 15-20 साल जो है इस सेक्टर ने बहुत सारी तरक्की भी कर दी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जिनको यानी नाम भी दिया था कि नवरत्नास, जिनका काम अच्छा था उनको स्पेशल टाइटल नवरत्नास, यानी बाद में कुछ को दिया महारत्नास। या फिर आगे मिनी रत्नास। तो डिफरेंट जो एंटरप्राइजेस थे उनको डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया गया था कि जो है ग्रोथ और ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में उनका काफ़ी हाथ था, कि अच्छी तरह से काम कर रहे थे। कि मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग जो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ अपना काम ढूंढ रहे थे, काम करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उनमें उसको फ़ायदा भी ज़्यादा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल एरिया में, तो सब लोग सिटीज़ में भागते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज आई तो सब लोगों ने शहर की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन बाद में ये सारे जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जो थे, पब्लिक सेक्टर्स जो थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी थे, वो थोड़े बाद में बीमारों पड़ गए, जिसमें आउटपुट कम होने लगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई। उसका रीज़न था कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उसमें ज़्यादातर करप्शन ज़्यादा थी, हिसाब किताब कुछ नहीं था, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था उसके ऊपर देखभाल पूरा अच्छी तरह से नहीं किया जाता था, तो जिसकी वजह से ये घाटे में चले गए थे। तो उसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, इकोनॉमिक जब रिफॉर्म्स आ गए तो नवरत्नास में बहुत सारी कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस थे जो नवरत्नास में गिने जाते थे, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरा था BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर था ONGC, आइलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, फिर था सेल, ये आ गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, IPCL,
IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। फिर ये नवरत्नाज में थे VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बहुत सारे कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस थे जिनको गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में ही रहने दिया था कि उनमें और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लाएंगे और जो इनकी प्रोडक्शन जो है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये नवरत्नाज जो थे। उसके बाद नवरत्नाज में से कुछ आगे महारत्नाज, जिसमें आ गया कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जिनको बाद में गवर्नमेंट ने महारत्नाज महारत्नाज मतलब उनका काम अच्छा था, उनको एक स्पेशल टाइटल दिया गया था। नवरत्नाज का मतलब हो गया एक राज्य के दौर में कुछ 9 ऐसे मिनिस्टर्स थे जो अपने की डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट थे, यानी कोई विजडम में, कोई म्यूज़िक में, कोई पॉलिटिक्स में, जो उसके मास्टर थे उनको रत्ना का यानी एक जेम्स बोलते थे कि हमारे कैबिनेट में, हमारे मंत्रिमंडल में ये हीरे हैं। तो उस तरह से ये प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज में ये अच्छे प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज जो थे गवर्नमेंट ने इनको स्पेशल टाइटल दिया हुआ था। तो उसके बाद आ गया measures of or forms of privatization। या इससे पहले हम पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। कि मेन ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्रंच में आ गई थी कि फाइनल पैसे के हिसाब से जो हमारा बिजनेस था बिल्कुल ठप पड़ गया था, तो उसको सुधारने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा आ गया रेजिंग फंड्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। रेजिंग फंड्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच के जो पैसा आएगा उससे जो फाइनेंशियल कंडीशन है गवर्नमेंट की सुधर जाएगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था reducing workload of public sectors। ये पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड था क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज जितना भी काम जो था
वो गवर्नमेंट ही देखती थी, जिसकी वजह से ये सारा जो हर एक जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस थे, जितने प्रोडक्शन हाउस थे, उनमें प्रोडक्शन जो है अच्छी तरह से काम नहीं चलता था, कि क्योंकि उसका सारा जो ऑपरेशन कंट्रोल जो था नहीं हो सकता था, प्रॉपर चेकिंग नहीं हो सकती, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर से जितना लोड है उसको काम कर दिया जाए, कुछ एंटरप्राइजेज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। नंबर 4, प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। प्रोवाइडिंग better goods and services to the consumer। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उनके जो सामान तैयार होता उतने अच्छा नहीं था, कि क्योंकि कंपटीशन ही था, एक ही माल बना रहा है, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं, उसमें कंपटीशन नहीं जब था। जब प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर भी अगर तैयार करेगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर करेगा उसको वो इंटरेस्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, कि उसका काम होता है कि प्रॉफिट कमाना। जिस प्रॉफिट के लिए उसने क्या करना है कि वो जिसके पास पैसा है उसी के लिए चीज़ तैयार करता है, उसका मोटो होता है कि प्रॉफिट कमाना, चीज़ अच्छी बनाएगा, अच्छा मार्जिन होगा, अच्छा प्रॉफिट रखेगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करता है, जिसमें कोई प्रॉफिट कम होता है लेकिन सोशल वेलफेयर उसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब प्राइवेटाइजेशन नहीं आ गया, तो प्राइवेटाइजेशन में जब कंपटीशन हो जाएगा एक दूसरे में, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक जो है अच्छे कंडीशन में पहुँचेंगे, अच्छी चीज़ें पहुँचेंगी। फिर आ गया उसके बाद 5 नंबर, encouraging healthy competition in the economy। जब बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे सेम गुड के, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। एक की कोशिश होगी कि मैं अच्छा बनाऊं, दूसरा सोचेगा मैं अच्छा बनाऊंगा, जिससे क्या होगा, अच्छे कंपटीशन में जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोडक्ट है, आउटपुट जो वो भी अच्छा तैयार होगा। लास्ट है प्राइवेटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है मेकिंग वे फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की वजह से आ सकता है। इसमें कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी, किसी को कुछ नहीं है, तो सीधे से इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, या हमारे कंट्री से दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री के हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसके प्राइवेटाइजेशन के। लेकिन इसके डिफरेंट मेजर्स के कौन किस किस फील्ड में हम बेनिफिट मिलेगा प्राइवेटाइजेशन का। नंबर 1 है ओनरशिप मेजर्स। It means the transfer of ownership of public enterprises to private sector. When ownership of a public enterprise is fully or partially transferred to an individual or cooperative society or company, it is called privatization. It can be possible in the following forms. यानी ओनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देनी है, या तो इसको हम कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर सकते हैं, या पार्शियल प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर सकते हैं कुछ
प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल, कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है। नंबर 1, टोटल डीनेशनलाइजेशन। टोटल डीनेशनलाइजेशन कि जितनी ऑनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर की सब टोटल प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देता है। या नंबर 2, जॉइंट वेंचर। कि बोथ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर मिलके जॉइंटली उस प्रोडक्शन यूनिट को यानी एंटरप्राइज को अंजाम देंगे, मिलके कंपटीशन पार्टनरशिप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और नंबर 3 है लिक्विडेशन। लिक्विडेट पब्लिक सेक्टर का कोई जो एंटरप्राइज है समझ लिया कि यार उसके में सुधार लाने के बाद भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता है ये, तो उसको क्या किया जाता है, पूरी तरह से उसकी सेल कर दी जाती है, बेच दिया जाता है, प्राइवेट ओनर्स के हवाले कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। उसके बाद आ गया या नंबर 4, कॉन्ट्रैक्टिंग। या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को कुछ पीरियड के लिए प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर सकते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी हम इसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया या फ्रेंचाइजिंग। Franchising, it is a marketing concept. It is authorizing delivery of certain goods and services in designated geographical areas. It is usually common in towns. फ्रेंचाइजी आ जाते हैं बीच में प्राइवेट सेक्टर को रन करने के लिए, वो भी किसी शर्तों पे इनके प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाता है। या नंबर 5, मैनेजमेंट बाई आउट। या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अपने एम्प्लॉइज को ही अपना जो एंटरप्राइज है उनको ही बेच दिया जाए, मैनेजमेंट बाई आउट। सेल ऑफ असेट्स टू एम्प्लॉइज, सेल ऑफ एसेट्स टू एम्प्लॉइज। ये सारे काम जब प्राइवेटाइजेशन है तो ऐसे ये डिफरेंट इसके मेजर्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। उसके बाद दूसरा मेजर जो है ये ऑनरशिप मेजर से डिफरेंट जितने भी हमने ये डिस्कस किए। अब आ गया ऑर्गेनाइजेशनल मेजर नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी मैनेजमेंट में टोटल चेंज कर देना है, कैसे करना है। नंबर 1, होल्डिंग कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स आ गए। नंबर 1 होल्डिंग कंपनी। नंबर 2 होल्डिंग कंपनी जो मेजर्स डिसीजन या
पॉलिसी जो बनाते थे ये भी इनको उसमें जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो था उसको छोड़ दिया कि छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं सभी इसमें डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट लिमिट्स इट्स इंटरवेंशन टू पैक्स लेवल डिसीजन बाय ट्रांसफॉर्मिंग नंबर ऑफ फंक्शन टू स्मॉलर यूनिट्स। उसके बाद आ गया लीजिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दूसरा मेजर क्या था? लीजिंग, कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर उनको लीज पर किसी टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया। या रिस्ट्रक्चरिंग। नंबर 3, रिस्ट्रक्चरिंग। To restructure the financial and commercial activities so that public enterprises can become viable। इनको दोबारा से हम इनमें और इन्वेस्ट करेंगे, इनकी टोटल जो इस प्रोडक्शन है उस सिस्टम को यानी मशीनरी वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। सारा जो हमारी पॉलिसी पहले वाली थी उसको चेंज करके नए तरीके सिरे से हम इसमें प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ गया नंबर 3, थर्ड मेजर, ऑपरेशनल मेजर। ऑपरेशनल मेजर्स, इट मीन्स एन इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेज में एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश की जाए। नंबर 1, कैसे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए? इंजेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ कमर्शलाइजेशन। इंजेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ कमर्शलाइजेशन। कि जो हमारा आउटपुट है उसको कमर्शियल कर देंगे, लार्ज स्केल पे उसको यानी बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया नंबर 2, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक enterprises. Number 3, providing incentives to employees. Providing incentives to employees. यानी हम अपने काम की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि नंबर 1 करेंगे इंजेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ कमर्शलाइजेशन, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्रोल है उसको भी छोड़ दी जाए। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉइज़ को भी इंसेंटिव्स दिया जाए, कोई बोनस वगैरह मिल जाए जिससे उनको उस एंटरप्राइज में काम करने का थोड़ा शौक बनेगा, ज़्यादा इनकम बढ़ेगी तो काम भी अच्छी तरह से करेंगे। यह हो गया परमिटिंग दीज एंटरप्राइजेज to go in the capital market to raise funds। तो ये ऑपरेशनल मेजर्स किए जाएं कि अगर पब्लिक सेक्टर के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें ये मेजर्स लिए जाएंगे जिससे इनकी प्रोडक्शन आउटपुट या एफिशिएंसी जो है बढ़ जाए। एफिशिएंसी यानी काम करने का जो तरीका है, जो उसका आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। जो ये एंटरप्राइजेज हैं आगे डेवलप करेंगे, ग्रोथ की राह पर हमारी इकानमी को ले जाएंगे। तो इस तरह से जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स जो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के
तो उसमें वही जो था लिबरलाइजेशन, जो पहले गवर्नमेंट के अननेसेसरी कंट्रोल्स वगैरह उनमें छूट दी गई। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर थे वो सारे पब्लिक गवर्नमेंट सबके सब नहीं, कुछ सेक्टर जो कुछ सेक्टर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर के बेच दिए, या उनको उनमें कुछ पार्टनरशिप के हिसाब से कुछ शेयर गवर्नमेंट का है, कुछ प्राइवेट सेक्टर का, उस ढंग से यानी सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। डिफरेंट शर्तों के आधार पर जो है, अलग अलग शर्तों के आधार पर उसको प्राइवेटाइज कर दिया कि हमारी जो है डेवलपमेंट जो है ये इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, आउटपुट, ओवरऑल जो है इनकम, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, उसके लिए उन्होंने सारा जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन, थर्ड जो इसका इकोनॉमिक का मेन ये जो फीचर है ग्लोबलाइजेशन, कि जो एक नेशन की इकॉनमी को हमने इंटीग्रेट करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ अपनी इकॉनमी को जोड़ना है। एक कंट्री का बिजनेस ट्रेड दूसरे कंट्री के साथ, जहाँ पर जो हमें सूट करता है उसके साथ उसी ढंग से हम यानी आदान प्रदान करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, जिससे दोनों देशों की जो है इकॉनमी में सुधार होगा। तो सारा मकसद यही था प्राइवेटाइजेशन, ये जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि हमारी कंट्री जो है बड़े घाटे में चली गई थी, फिजिकल डेफिसिट चल रहा था, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था, रेवेन्यू कम था, कि जिसके चलते हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की मजबूरी आ गई, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी सदारत में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया गया, कि जिसके मेन फीचर जो हमने पढ़ लिए कि एक हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी तरह से ये उसके बाद हम देखेंगे कि इनका एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का आपस में क्या संबंध है, इसके ब्रीफ एक उसकी नज़र भी दे देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतनी सफिशिएंट है। थैंक यू।